हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो आपके सीएमए इंटरमीडिएट में जो इंड एस के क्लासेस चल रहे हैं ना आपके, उसमें अगला इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो मैंने जो आपको बुक दे रखा है या जो भी आपके पास हैंड आउट है या प्रिंट आउट है, पीडीएफ है, जो भी कुछ है आप उसको निकालो। इंड एस 10 अपनी कॉपी में लिखो। इवेंट्स आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों का, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सीएमए में आप लोगों के इंड एस एक नया चैप्टर बोल दो उसके रूप में इंट्रोड्यूस हुआ है और 10 to 15 मार्क्स का आप क्वेश्चन पेपर में वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग इस सिलसिले में 2 इंड एस कंप्लीट कर चुके हैं। वन वाज अबाउट इन्वेंट्री एंड वन वाज अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एस। ये आपके सिलेबस का तीसरा इंड एस है। देखो, मैं स्टार्ट करता हूं इसको। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हम लोगों के यहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। इसका नाम है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर कहीं आप लोगों का ये पढ़ा हुआ है तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड AS4 के जैसा ही है। आप ये भी बोल सकते हो AS4 जब बनाया गया था तो इसको बेस करके ही बनाया गया था। इसका जो IFRS था ना, उसको आपको तो मैंने पहला क्लास में बोला था कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसी की पैरिटी पे बनाया गया है। तो मैं ये बोल दूं कि AS4 का पैराग्राफ्स जो है ना, कंटेंट जो है वो इंड AS 10 से बहुत कुछ मिलता जुलता है। बट क्योंकि हमको तो इंड AS 10 पूरा पढ़ाना है तो बोलने की जरूरत नहीं, बट फिर भी रेफरेंस देना जरूरी था। तो मैंने बोला कि आप AS4 पढ़ो, इंड AS 10 पढ़ो, मोर और लेस सेम है। इंड AS 10 में कुछ पैराग्राफ्स ज्यादा है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आइए बुक का पहला पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। आपने बुक खोल रखा है, बुक हो या हैंड आउट हो या जो भी हो आपके पास पीडीएफ। पहला बातचीत की क्या कहना चाहता है ये इंड AS। ये इंड AS बोलता है कि कई बार बैलेंस शीट डेट के बाद यानी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद से, अपना रिपोर्टिंग पीरियड है 2022-23, तो 2022-23 का ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2023। तो ये इंड AS बोलता है कि कई बार 31 मार्च 2023 के बाद, ईयर एंड के बाद भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में, माने जो इतने सिग्निफिकेंट होते, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिनके बारे में लोगों को 2022-23 के फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते वक्त ही हमें बताना चाहिए, अगर हमें बताने का सहूलियत हो। मतलब इफ वी आर इन ए पोजीशन टू इन्फॉर्म द इवेंट्स विच हैव टेकन प्लेस आफ्टर 31 मार्च इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 22-23, तो ये इंड AS बोलता है कि हमें उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। इंफॉर्मेशन देना कई बार रेलेवेंट हो जाता है। तो ये इंड AS उसी आइडिया पे बना हुआ है कि भाई अगर हम इंफॉर्मेशन दे पाए तो हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अब कई लोग डिबेट करते हैं कि सर वो जो इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है वो तो 2023-24 में हुआ है, तो 23-24 में बताइएगा ना। वहां तो बताना ही है, पर 22-23 में भी अगर बताने का मेरे पास स्कोप हो तो हमको बताना चाहिए।
अब आप बोलेंगे सर कैसे स्कोप हो सकता है, तो आंसर इज, मान लो इवेंट हुआ 4 मई 2023 को, करीब करीब 1 महीना बाद ईयर एंड के, और अभी तक मेरा बैलेंस शीट अप्रूव नहीं हुआ है। सर बैलेंस शीट अप्रूव नहीं हुआ मीन्स बैलेंस शीट को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अप्रूव करते हैं ना, जो बीओडी साइन मारता है ना बैलेंस शीट पे, इंड एस है तो इंड एस तो आप जानते हो खाली लिस्टेड कंपनियों पे और 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ वाली जो कंपनियां उनके ऊपर एप्लीकेबल है, तो मैं डायरेक्टर बोलूंगा, ठीक है। तो जो बीओडी फिनेंशियल स्टेटमेंट को जो अप्रूव करता है, मान लो अप्रूवल 16 जून को हो रहा है या 16 जून को हुआ, तो अगर बैलेंस शीट अप्रूवल अभी हुआ नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में साइन अभी हुआ नहीं है, तो फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। अभी तो फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग रीड्राफ्ट कर सकते हैं ना, बनाते वक्त कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इंड एस यही बोलता है कि अगर कोई इवेंट ईयर एंड के, हाथ देखते रहना, ईयर एंड के बाद में और बैलेंस शीट के अप्रूवल के पहले, माने इस और इस डेट के बीच में होता है, तो हम उस इवेंट को इवेंट्स आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड बोलेंगे। और अगर वो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इस स्टैंडर्ड का है कि उसको 2022-23 के फिनेंशियल स्टेटमेंट में हमें लोगों को बताना चाहिए, इतना रेलेवेंट है वो कि बताना इंपॉर्टेंट होता है, या इतना इंपॉर्टेंट है वो कि बताना रेलेवेंट होता है, तो हमें उसके बारे में बताना चाहिए। ये इंड एस 10 यही बोलना चाहता है। नाउ सर सेकेंड पैरा में क्या लिखा हुआ है? सेकेंड पैरा में लिखा हुआ है कि इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? द आंसर इज कोई भी इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद और बैलेंस शीट अप्रूवल डेट के पहले, मतलब 2 डेट को पहले फोकस करो। एक बैलेंस शीट डेट मान लो 31 मार्च 2023, एक अप्रूवल डेट मान लो 16 जून 2023। ये करीब करीब डेढ़ महीना, डेढ़ भी नहीं, 2.5 महीना का पीरियड है। देखो अप्रैल पूरा यहां पे है, मई है और जून का आधा महीना है। तो ये 2.5 मंथ्स में अगर कोई भी इवेंट हमारे यहां पे होता है, हमारी कंपनी के साथ होता है, तो हम लोग उस इवेंट को बोलेंगे इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बट बिफोर द अप्रूवल होना जरूरी है। सर इवेंट मतलब क्या? एनी हैपनिंग, एनीथिंग दैट हैज हैपेंड। मान लो कोई बिजनेस एक्विजिशन ही हमने किया, मान लो कोई फायर ही लग गया, मान लो कोई डेटर ही हमारा डूब गया, मान लो इन्वेंट्री का एनआरवी ही गिर गया, नहीं समझे? मान लो हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे थे, नीचे में कुछ खुदाई उदाई कर रहे थे, वहां पे रॉक मिल गया, मान लो इन्वेस्टमेंट का शेयर का दाम ही गिर गया मेरा, हम जहां पे इन्वेस्ट करके रखा था, कुछ भी। तो कोई भी इवेंट जो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होता है बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, हम उसे इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोलेंगे। क्लियर? सर अप्रूवल का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट डेट तो हम लोग समझते हैं, ईयर एंडिंग को आप बोलते हैं। अप्रूवल डेट मीन्स जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करता है, यानी साइन करता है। सर हम लोग तो सुनते हैं कि आजकल क्वार्टरली फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। हाँ बनते हैं। तो सर इससे क्या बैलेंस शीट का अप्रूवल डेट अफेक्टेड होता है? नो। आप अगर 4th क्वार्टर का भी बैलेंस शीट कभी किसी को माने सेबी वेबी तो मांगता है ना, और इंड एस वाली कंपनियां तो सब लिस्टेड कंपनियां होती है मेजॉरिटी में, तो उनके ऊपर तो सेबी के रूल लगते हैं, तो सेबी क्वार्टरली रिपोर्टिंग मांगता है। तो इवन उनकी क्वार्टरली रिपोर्टिंग का जो डेट होता है उससे भी हमारा बैलेंस शीट का अप्रूवल डेट अफेक्टेड नहीं होता। जो हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट पे साइन मारते हैं, जो एनुअल बैलेंस शीट पे, वो हमारा बैलेंस शीट का अप्रूवल डेट होता है। सर एक तो एजीएम का भी डेट होता है ना, जिस दिन हम लोग शेयर होल्डर लोग बैलेंस शीट को अडॉप्ट करता है, अकाउंट्स आर अडॉप्टेड बोलते हैं हम लोग एजीएम में। हाँ होता है, वो बैलेंस शीट अप्रूवल डेट नहीं है। तो सर अप्रूवल डेट कौन सा हुआ? जिस दिन डायरेक्टर बैलेंस शीट पे साइन मारता है, जिस दिन डायरेक्टर लोग सिग्नेचर मार दिया, अब ऑडिट करने के लिए वो बैलेंस शीट जाएगी, उसको अप्रूवल डेट बोला जाता है। आइए हम लोग अपनी बुक का
3 पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं, रादर रीड करते हैं। मैंने कवर कर दिया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इंट्रोडक्शन। Lots of events take place after the reporting period and before the date of approval of financial statements, which are so significant that the disclosure in the preceding financial statement becomes relevant. This Ind AS is based on this principle. 2. Definition. The event after reporting period is that event that takes place after the balance sheet date but before the approval of the financial statements. 3. Approval of the financial statements. In the case of companies, obviously we'll talk about companies, we are reading Ind AS. The date of approval is the date on which the financial statements are signed or approved by the board of directors. We know that financial statements are required to be adopted by the shareholders in the AGM also, but that date is not relevant. Sometimes some of the information regarding financial statements through quarterly reporting for listed companies are available for public before this date, but that does not change the date of approval. Here बच्चों we are talking about the annual financial statements. तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग अगर कोई कंपनी करती भी है, उस रिपोर्टिंग के डेट से हमारा रिपोर्टिंग डेट माने हमारा अप्रूवल डेट चेंज नहीं होता। मेरा तीसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है। नाउ आई एम कमिंग टू द 4th पैराग्राफ। बुक रीडिंग हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, मैं भी आपको करवाता रहूंगा। ये इंड एस साफ बोलता है कि जो भी इवेंट की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, वो इवेंट जरूरी नहीं कि फेवरेबल हो या अनफेवरेबल ही हो। जैसे नॉर्मली ना बच्चों, हम लोग जब डिस्कस करते तो हम लोगों को हमेशा लगता है कि यार जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है ना, वो लॉस की प्रोविजनिंग करने की बात करता है, लॉस की प्रोविजनिंग करने की बात करता है, एंटिसिपेटेड इनकम को तो रिकॉग्नाइज करने मना करता है। तो इंड एस 10 भी वैसा ही कुछ बोलता होगा। द आंसर इज स्ट्रिक्ट नो। इंड एस 10 बोलता है कि जो इवेंट की यहां बात हो रही है, अगर वो फेवरेबल है तो ठीक, अगर वो अनफेवरेबल है तो ठीक। बोथ द टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब ये कि अगर हम लॉसेस का प्रोविजन बनाना इंड एस 10 में अलाउ करवाएंगे, तो हम प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करवाना भी इंड एस 10 में अलाउ करवाएंगे। इंड एस 10 की नजर में इंड एस 10 की नजर में फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। It equally talks about favorable event and unfavorable event. Both will be treated with same dignity and same importance. दोनों में कोई फर्क नहीं है। आइए 5th पैराग्राफ में चलते हैं, जो कि इस इंड एस का आप कह सकते हो कि मेन पैराग्राफ है। इंड एस 10 बोलता है कि कोई भी इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड जो होता है वो 2 तरह का होता है, आइदर दिस और दिस। या तो वो इवेंट होगा एडजस्टिंग इवेंट, या वो इवेंट होगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मतलब ये कि आप दिमाग में ये रखो कि हमारा ईयर एंडिंग 31/3/23 को हुआ है, हमारा बैलेंस शीट अप्रूवल 16 जून 2023 को हुआ है, हमारे यहां पे 13 मई को कोई इवेंट हुआ है, 13 मई 2023 को। उस इवेंट के कारण हमको 1 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है। नुकसान फायदा कुछ भी हो, उसमें डिस्टिंक्शन नहीं है। तो मान लो हमको 1 लाख का नुकसान हो रहा है। अब प्रॉब्लम है कि कैसे पता चलेगा कि वो इवेंट एडजस्टिंग है और कैसे पता चलेगा वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग है। 2, अगर एडजस्टिंग है तो क्या करना है, और अगर नॉन एडजस्टिंग है तो क्या करना है। तो ये मेरा अगला 2-3 पैराग्राफ का एजेंडा है, अगला 10-15 मिनट के डिस्कशन का एजेंडा है। आइए डिस्कस करते हैं। इंड एस 10 बोलता है कि एडजस्टिंग इवेंट का मतलब हुआ वो इवेंट जिसकी कंडीशंस, ध्यान से सुनना, जिसकी कंडीशंस 31 मार्च 2023 के पहले से
एग्जिस्ट करती थी। मतलब इवेंट भले 13 मई को, अच्छे से सुनना बेटा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इवेंट भले 13 मई 2023 को हुआ, पर उसका कंडीशन 31 मार्च 2023 यानी ईयर एंड, ये वाला देखो, इसको ध्यान में रखना, ईयर एंड के पहले से उसका कंडीशन एग्जिस्ट करता था। मतलब 13 मई को भले इवेंट हुआ, पर उसका आभास, आभास हिंदी में समझते हैं, उसका होने का अंदेशा, माने ऐसा कुछ होने वाला है, ये हमको 31 मार्च को मालूम था। मतलब वी वेयर अवेयर ऑफ दी कंडीशंस ऑन 31 मार्च 2023 दैट समथिंग जो कि 13 मई को हुआ, लाइक दैट कैन हैपन आफ्टरवर्ड्स। सो इफ द कंडीशंस आर एग्जिस्टिंग प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट और ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो हम उस इवेंट को बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट। और अगर कंडीशन एग्जिस्टिंग नहीं था, कंडीशंस वेयर नॉट एग्जिस्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, माने ईयर एंड में कंडीशन एग्जिस्टिंग नहीं था, फ्रेश कंडीशन एग्जिस्ट हुआ, फ्रेश इवेंट हुआ, सब कुछ बाद में ही हुआ, ईयर एंड तक कुछ कहानी नहीं थी, ईयर एंड तक कोई स्टोरी लाइन डेवलप ही हुआ नहीं था, ईयर एंड को हम लोग को मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, अचानक ही 13 मई को कुछ हो गया, देन ओनली वी विल से दैट द इवेंट इज ए नॉन एडजस्टिंग वन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोनों का, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, प्यार से सुनना। मान लो 13 मई को हमारा एक डेटर, जिसको हम माल बेचते हैं क्रेडिट में, जिसका नाम है राजेश, हम कंपनी है इंडेस वाली, हमारा डेटर है राजेश। राजेश इंसॉल्वेंट हो गया 13 मई को, हम लोग का 40 लाख रुपया डूब गया। अब ये इवेंट 13 मई को हुआ कि राजेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट एंड वी लॉस्ट अराउंड 40 lakhs of rupees। ये 13 मई को हुआ, लेकिन राजेश का फिनेंशियल कंडीशन खराब है, ये 12 फरवरी को ही हम लोग को मालूम था। 12 फरवरी को एक्चुअली जो अर्थक्वेक आया ना, 12 फरवरी को मान लो उस इलाके में एक अर्थक्वेक आया, उसमें राजेश का फैक्ट्री पूरा अंदर घुस गया जमीन के, और राजेश अपने क्रेडिटर्स लोगों को पे नहीं कर पा रहा है 12 फरवरी के बाद से। ही लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। 12 फरवरी की बात बोल रहा हूं। उसके बाद क्रेडिटर लोगों ने उसके ऊपर केस किया, 13/5 को वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। लेकिन सोचो मेरा रुपया डूबने का कंडीशन, देखो प्रॉब्लम यह है कि 13/5 को राजेश इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ और मेरा रुपया डूबा। तो ये जो इवेंट है कि राजेश इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ और मेरा रुपया डूबा, इस इवेंट का कंडीशन, हाथ का मूवमेंट देखते रहना बेटा, इस इवेंट का कंडीशन, ये इवेंट है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन तो 12 फरवरी को एग्जिस्ट करता था ना यार, जब अर्थक्वेक आया राजेश के गांव में, तो तभी तो मेरे को मालूम था ना कि ये पैसा मेरा डूब जाएगा, डूब गया। तो अगर ऐसा केस है देन द इवेंट विल बी कॉल्ड एडजस्टिंग इवेंट, और अगर ऐसा नहीं है तो द कंडीशन विल बी नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर एग्जांपल दीजिए। भाई ऐसा कोई राजेश के अगेंस्ट में केस था ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी राजेश के यहां पे, तो सर फिर वो डूबा कैसे? अरे 11/5 को अर्थक्वेक आया, 13/5 को इंसॉल्वेंट, उसने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दिया, सब बर्बाद हो गया, वो 0-0 हो गया। और 11/5 को अर्थक्वेक आया था, 13/5 को इंसॉल्वेंट बोल दिया अपने आप को। तो ईयर एंड में तो कुछ था ही नहीं, 31 मार्च तक तो कुछ था ही नहीं। ओके सर, सेम कहानी है। देखिए राजेश का इंसॉल्वेंट हो रहा, अपना 40 लाख डूबना। अगर कंडीशन एग्जिस्ट किया तो एडजस्टिंग हो गया, और अगर कंडीशन एग्जिस्ट 31 मार्च को नहीं करता है तो नॉन एडजस्टिंग हो गया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर सेकेंड एग्जांपल दीजिए, आप और एक दे रहे थे। मान लो मेरा ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है 50 लाख रुपया, स्टॉक मार्केट 13 मई को बुरी तरह से गिर गया और मेरा 50 लाख 10 लाख हो गया। तो सर स्टॉक मार्केट गिरेगा ये थोड़ी पहले से मालूम रहता है? नहीं रहता है। तो सर 31 मार्च को कोई कंडीशन था क्या? नहीं था, अचानक गिर गया मार्केट। ओ तो सर कोई कंडीशन वाज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च? नो,
तो सर क्लियर है दिस इवेंट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट? यस, ट्रू। तो सर ये बताइए ना, अभी ये क्लियर हो गया कि अगर कंडीशन अबाउट द इवेंट, कंडीशन अबाउट द लॉस, कंडीशन अबाउट द प्रॉफिट, जो भी हुआ, बिकॉज फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों इवेंट इसमें कवर होता है, वो अगर 31 मार्च को एग्जिस्ट करता है तो एडजस्टिंग इवेंट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। करेक्ट। सर करना क्या है, अकाउंटिंग वाइज करना क्या है? देखो, अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो एडजस्ट कर लेना है। सर मतलब 2022-23 में ही, पिछला साल में ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में इसका एडजस्टमेंट डाल देना है। अगर लॉस हुआ तो रिकॉर्ड कर लेना है, रिस्पेक्टिव असेट को गिरा देना है, प्रॉफिट हुआ तो इनकम लिख लेना है, रिस्पेक्टिव असेट को बढ़ा देना है। कहने का मतलब यह है कि इफ द इवेंट इज एडजस्टिंग इवेंट देन डोंट वेट टू गेट द अकाउंटिंग डन इन द नेक्स्ट ईयर, डू इट इन द करेंट ईयर इटसेल्फ। 23-24 के साल का वेट मत करो, 22-23 में इसकी अकाउंटिंग करके खत्म कर दो। क्लियर? सर अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो क्लियर है, 22-23 में एडजस्ट नहीं कर सकते, 23-24 में एडजस्ट करना है। ओके सर, अभी कुछ करना है क्या? जैसे 22-23 में ठीक है एडजस्ट नहीं कर सकते, और कुछ करना है। अगर इवेंट सिग्निफिकेंट हुआ, क्या सिग्निफिकेंट, अगर इवेंट का इंपैक्ट मटीरियल है, वजनदार, बड़ा बात है, लोगों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा इवेंट है, तो फिर उस इवेंट को नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करना है। क्या बोला मैंने? उस इवेंट को नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। ओके सर, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, अगले साल का इवेंट है, अकाउंटिंग अगले साल करना है, लेकिन करेंट ईयर के नोट्स ऑन अकाउंट्स में एक इंफॉर्मेशन डाल देना है, यही तो? करेक्ट। प्रोवाइडेड द इवेंट इज ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर, सिग्निफिकेंट कोई बोलता है द इवेंट इज मटीरियल वन, मटीरियल को बोला जाता है इफ इट इंपैक्ट्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर, वी कॉल इट ए मटीरियल इवेंट। तो सर ठीक है, इन दैट केस हम लोग उसको नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक, डन है। सर अगर नॉन एडजस्टिंग है, अगले साल एडजस्ट करने वाला इवेंट है, और सर उतना सिग्निफिकेंट या मटीरियल नहीं है, छोटा मोटा बात है, तो सर करेंट ईयर के नोट्स में देना जरूरी है क्या? नो, नहीं है जरूरी। और एक बात आपको बताते हैं, अगर कोई स्टूडेंट कभी भी AS4 स्टडी करेगा ना, AS4, AS इंड AS नहीं, AS4, तो उसमें जो नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोजर वाला बात है ना, वो बोलता है डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करो। AS4 नॉन एडजस्टिंग इवेंट को डिस्क्लोजर जो मांगता है वो डायरेक्टर रिपोर्ट में मांगता है, AS4, लेकिन इंड AS10 नोट्स ऑन अकाउंट्स में इसका डिस्क्लोजर मांगता है। ये डिफरेंस है AS4 में और इंड AS10 में। इज द स्टोरी क्लियर टिल नाउ? चलो पैराग्राफ रीडिंग करते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इवेंट एडजस्टिंग होते हैं और कैसे कैसे इवेंट नॉन एडजस्टिंग होते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, बुक ओपन है तुम्हारी, बुक में जल्दी से मूव करो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। 6 एडजस्टिंग इवेंट्स, द इवेंट must provide an evidence to the conditions that existed at the balance sheet date. देखिए, these events need to be adjusted in the preceding year's financial statements. Some of the examples are discovery of fraud and error. अब सोचो, फ्रॉड तो ईयर एंड के पहले ही हो गया है, आपको पता अभी चला, तो कंडीशन वाज एग्जिस्टिंग पहले से, यस और नो? रुपया का नुकसान पहले से हो गया था, यस और नो? आपको पता बाद में चला, सो यू केम टू नो लेटर, यू केम टू नो अबाउट दैट ऑन 13 मई, बट कैशियर ने चोरी 22 मार्च को कर लिया था। तो क्लियर है ना
की एडजस्टिंग इवेंट है। सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केसेस, कई साल से कोर्ट का केस चल रहा है, अभी कोर्ट का डिसीजन आया। रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ ए कस्टमर दैट गिव्स एन एविडेंस दैट कस्टमर वॉज क्रेडिट इंपेयर्ड एट द बैलेंस शीट डेट, रुपया डूबने वाला, वही राजेश वाला केस। द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, प्रॉफिट साल भर में हम कमा लिए थे, खाली अमाउंट ऑफ बोनस बाद में पता चला। डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ एन एसेट वेयर परचेज और सेल हैज टेकन प्लेस बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। एग्जांपल सिंपल है। अब लिखता है द एडजस्टमेंट टू असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस नीड टू बी डन इन प्रीसीडिंग ईयर्स बैलेंस शीट इफ द इवेंट्स आर एडजस्टिंग इवेंट्स। तो सर ये एग्जाम्पल को क्या याद रखना है? आंसर इज यस। जब आप रिवीजन करो, बुक तो आपके पास रहेगी ये वाली, इसको पढ़ते रहना और एग्जाम्पल से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और इन्हीं एग्जाम्पल का प्रैक्टिकल सम भी आ सकता है 4 मार्क्स का। अब आइए पैराग्राफ नंबर 7 देखते हैं। Non-adjusting events. A non-adjusting event is indicative of the conditions that arose subsequent to the balance sheet date. ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट डेट में कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता था, कंडीशंस अरोज subsequent to the balance sheet date. Some of the examples are a major business combination, जैसे अमलगमेशन होता है। अब अमलगमेशन में कोर्ट ने डेट ऑफ एक्विजिशन ही बोला 4 मई को है, तो आपको 4 मई के पहले अकाउंटिंग करने मिलेगा ही नहीं। अब आप बोलते रहिए सर बातचीत तो पहले से चल रहा था, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्लियर कट बोला हुआ है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इंड एस 10 के टेक्स्ट में एग्जाम्पल के फॉर्म में साफ लिखा हुआ। और जब ना आप सीए में फाइनल में जाओगे, इंड एस 103 पढ़ोगे, तो वहां एक एक्विजिशन डेट बोला जाता है कि जिस दिन एक्विजिशन डेट फाइनल हुआ, अमलगमेशन अकाउंटिंग उसी दिन होगा, चाहे नेगोशिएशन पहले से चल रहा हो, उसको कंडीशन एग्जिस्टिंग माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एन ऑपरेशन। मान लो मैं अपना बिजनेस डिवीजन बंद करना चाहता हूं, तो जिस दिन मैंने अनाउंस किया उसके बाद ही यह माना जाएगा कि दिस इज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट बाय फायर, मेरे फैक्ट्री में आग लग गई, कंडीशन कैन नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट। कोई सेल और परचेज ऑफ इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं, एनी मेजर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, एनी मेजर चेंज इन टैक्स लॉस, एनी मेजर कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट, these events need to be material. If they are material, they should be disclosed in the notes. The disclosure will cover the nature and the financial implications. इवेंट के बारे में बताओ और उस इवेंट के कारण क्या आपको प्रॉफिट लॉस होने वाला है उसके बारे में बताओ। मैं घुमा रहा हूं, थोड़ा सा गुगली डाल रहा हूं, सर हम तो अकाउंटिंग कर देंगे ना पिछले साल में। नहीं, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका अकाउंटिंग अगले साल में होगा, इस साल खाली नोट्स में इंफॉर्मेशन देना है। लिखता है अगर हम इसके फिनेंशियल इंप्लीकेशन को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ये वाला बात तो बता देंगे कि फिनेंशियल इंप्लीकेशंस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। तो फ्रॉम पैराग्राफ 1 टू पैराग्राफ 7 मेजर पार्ट ऑफ द इंड एस 10 इज कंप्लीटेड। अगर छोटा सा हम रिवीजन करें तो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बैलेंस शीट डेट के बाद होने वाले हर इवेंट्स को टिल द बैलेंस शीट अप्रूवल डेट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जो भी इवेंट होते हैं उनको बोला जाता है। 2 तरह के इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट्स को फिनेंशियल स्टेटमेंट में ही एडजस्ट कर दिया जाता है इसी साल में, नॉन एडजस्टिंग को अगले साल में एडजस्ट किया जाता है, लेकिन इस साल के नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाता है अगर इवेंट मटीरियल हुआ तो। अब हमारा टोटल मिला करके और 5 पैराग्राफ बचता है जो स्पेशल पॉइंट है या स्पेशल डिस्कशन है। इसमें एक है डिविडेंड्स।
ये जो हम आपको पढ़ाएंगे ना, ये आप बहुत पहले से ऑलरेडी जानते हैं। ये इंड AS 10 में है और नॉर्मल रूल भी है। सर क्या बोलिए तो, कभी भी डिविडेंड को, कंपनी जो डिविडेंड शेयर होल्डर को देती है पेमेंट वाला, कभी भी डिविडेंड को तब तक रिकॉर्ड मत करना जब तक वो डिविडेंड डिक्लेयर ना हो जाए। माने डिविडेंड कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड। रूल खत्म। सर डिक्लेयर कब होता है? डिक्लेयर होता है ओनली व्हेन द AGM अडॉप्ट्स द डिविडेंड। आपको याद होगा एनुअल जनरल मीटिंग में 4 एजेंडा होता है, आप लोग अड्डा के नाम से जानते हैं उसको। इसमें डिविडेंड, डायरेक्टर, अडॉप्शन ऑफ बुक्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और एक तो क्या बच गया रे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। लॉ में पढ़ते होंगे आप लोग। तो ये जो डिविडेंड है ना, ये AGM में जब डिक्लेयर हो जाता है, जब शेयर होल्डर लोग अप्रूव कर देते हैं ना, उसके बाद ही डिक्लेयर माना जाता है। तो अकाउंटिंग उसके बाद ही करना अलाउड है। ये क्लियर लिखा हुआ है इंड AS 10 में। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 22-23 में अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं और उसका AGM हम लोग पढ़ते हैं कि 6 महीना के अंदर अंदर करना चाहिए, तो मान लो उसका AGM होता है 16/9/2023 को, तो आप बोलते 16/9/2023 को ही डिविडेंड का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तो फिर 23-24 में डिविडेंड का रिकॉर्डिंग होगा, 22-23 में अलाउड ही नहीं है। ट्रू, दैट्स करेक्ट। तो सर प्रॉफिट तो 22-23 में ही कमाए हैं, इसी प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हैं, हाँ, पर रिकॉर्डिंग अगला साल में होगा। तो सर एक तरह से बोल दीजिए ना, डिविडेंड इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अगला साल में रिकॉर्ड होगा। ट्रू बोल दो। तो सर फिर करेंट ईयर के नोट्स में तो लिख के देंगे ना, क्योंकि डिविडेंड को तो सिग्निफिकेंट मानते ही होंगे आप लोग। करेक्ट, डिविडेंड को सिग्निफिकेंट मानते हैं, डिविडेंड को करेंट ईयर में नोट्स में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो सर स्टोरी क्लोज हो गया, ये हम लोग जानते भी हैं, नॉर्मली भी हम लोगों ने पढ़ा है, सो दैट्स फाइन। अब एक पॉइंट है कि सर अगर इंटरिम डिविडेंड हुआ जिसमें कोई AGM फेजीएम का अप्रूवल नहीं चाहिए, डायरेक्टर लोग ही अपने मन से डिविडेंड को डिक्लेयर करके पे करवा देता है, और सर करेंट ईयर का प्रॉफिट से करेंट ईयर में ही पे हो जाता है। जैसे 22-23 में प्रॉफिट हम कमा रहे हैं और 16 जनवरी 2023 को 4 करोड़ का डिविडेंड दे दिए, इंटरिम डिविडेंड, तो सर इसको 23-24 में लिखेंगे क्या? नहीं, ये 22-23 में डिक्लेयर हो गया ना, ये इसमें एनुअल जनरल मीटिंग का रेलेवेंस नहीं है ना, ये डायरेक्टर लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, उनके ही हक में है ये वाला चीज। तो ये इंटरिम डिविडेंड अगर करेंट ईयर में डिक्लेयर होकर पे हो जाता है तो वो करेंट ईयर में रिकॉर्ड होगा। ये वाला जो रूल है ये फाइनल डिविडेंड के लिए, जो एनुअल जनरल मीटिंग में जो अप्रूवल के लिए जाता है। तो सर इसको ऐसे बोल दें कि इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर में रिकॉर्ड होगा, फाइनल डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा। और फाइनल डिविडेंड क्योंकि नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा तो इसको करेंट ईयर के नोट्स में दिखाना पड़ेगा। ये बात बोल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बोल सकते हो, यही सत्य है। आइए नोट्स डिस्कस करते हैं। डिविडेंड्स, इफ एन एंटिटी डिक्लेयर्स द डिविडेंड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट डेट के बाद, we cannot record it as a liability in the preceding year's balance sheet. However, if it is declared before the approval of the financial statements, it should be disclosed in the notes.
अब अगला पॉइंट है गोइंग कंसर्न का। इंड एज 10 का बोलना है कि अगर ईयर एंड के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका फिनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को गोइंग कंसर्न बोल सको, तो इंड एज 10 का बोलना है कि डायरेक्टर लोगों को ढंग से केयरफुली अपनी सिचुएशन को असेस करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि 22-23 का बैलेंस शीट अभी तक तो अप्रूव हुआ नहीं है, तो क्या 22-23 का बैलेंस शीट को गोइंग कंसर्न के बेस पे बनाया जाए। अगर उनको लगता है कि नहीं बनाना चाहिए तो दे शुड नॉट प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। तो सर कैसे लगेगा मैनेजमेंट को कि वो गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। उसमें एक सिंपल सा बात उन्होंने बोला कि अगर मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी, क्या बोला, इफ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी, या फिर मैनेजमेंट हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू लिक्विडेट द एंटिटी, अगर ऐसा केस है तो फिर मैनेजमेंट को 22-23 का बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न के बेस पे नहीं बनाना चाहिए। तो सर गोइंग कंसर्न के बेस पे नहीं बनाएगा तो क्या करेगा। याद होगा आप लोगों को ना, एक चैप्टर में हम लोग इसके सम्स भी बनाते थे, अगर नहीं याद है तो मैं भी बोलता हूं। अगर आप गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, नहीं, तो 1, आपको कोई इंड एज फॉलो करना नहीं है। 2, आपको सारा असेट लायबिलिटी रियलाइजेबल और पेएबल वैल्यू पे लिखना है एंड अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट लॉस बनाना है। 4, नोट्स में यह बात लिख के देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, दैट्स इट। इंड एज फॉलो नहीं होगा, असेट लायबिलिटी रियलाइजेबल एंड पेएबल वैल्यू पे लिखी जाएगी, अकॉर्डिंगली पीएल बनेगा। सर फॉर एग्जाम्पल दीजिए तो छोटा सा, जैसे आप स्टॉक लिखते हो ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट 40 लाख, एनआरवी 70 लाख, तो आप तो 40 पे लिखते हो ना। नॉन गोइंग कंसर्न वाला एंटिटी 70 पे लिखेगा और अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग में भी क्रेडिट साइड में 70 लिखेगा, प्रॉफिट लिखेगा। सर माल बिका नहीं, प्रॉफिट लिखेगा, हाँ तो उसको कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं करना है, उसको कुछ फॉलो नहीं करना है, उसको इंड एज 2 फॉलो नहीं करना है, उसको असेट लायबिलिटी को रियलाइजेबल पेएबल वैल्यू पे लिख के अकॉर्डिंगली P&L बनाना है। और ये बात नोट्स में लिखना है कि माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एट देयर रियलाइजेबल एंड पेएबल वैल्यूज। आइए नोट्स पढ़ते हैं। लिखता है एन एंटिटी शैल नॉट prepare its financial statements on going concern basis if the management determines after the reporting date that it intends to liquidate the entity or it has no realistic alternative but to do so. In such cases, the basis of preparing the financial statement changes in such cases, the basis of preparing the financial statement changes. Yes, they are presented on, or the financial statements में assets liabilities are measured at realizable and payable values. Okay. In such cases, the basis of preparing a financial statement changes and that should be disclosed in the notes on accounts. Anupam? एक मिनट बच्चा लोग अभी लाने जा रहा है तो के बंद को ना टाइम আছে तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आइए मेरा अगला पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 10। हम लोग इसको लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं, ट्रीटमेंट अबाउट लॉन्ग टर्म लोन, और ये कार्व आउट है। कार्व आउट क्या होता है, इंड एज की पहली क्लास में मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि अगर
IFRS कुछ बोलता है और इंड एस कुछ और ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, तो इंड एस उसको कार्व आउट के रूप में इंड एस में लिखवाता है। सुनिए केस क्या है, मैं ये वाला बताता हूं। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है बैलेंस शीट में और हमसे कुछ डिफॉल्ट वगैरह हुआ, कुछ कोई भी कारण वगैरह हुआ, कोई पेपर वेपर मांगा या कुछ भी लोन के साथ जो भी कंडीशंस वगैरह होता है ना, हम उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं किए, उसके कारण वो लोन रीपेएबल ऑन डिमांड हो गया। ऐसा होता है कि आप अगर लोन रिलेटेड कंडीशंस को ब्रीच करते हैं तो बैंक वगैरह लोग क्या करती है कि भाई लोन कंडीशन ब्रीच हुआ तो ये लोन लॉन्ग टर्म नहीं होकर के रीपेएबल ऑन डिमांड हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, देखिए इंड एस में क्या बोला गया, अगर ऐसा होता है और लोन रीपेएबल ऑन डिमांड हो जाता है, तो रीपेएबल ऑन डिमांड हो गया तो फिर वो करेंट लायबिलिटी हो गया ना, वो तो फिर लॉन्ग टर्म होते हुए नॉन करेंट लायबिलिटी तो नहीं रहा ना, बिकॉज इट बिकेम रीपेएबल ऑन डिमांड। तो आपको उस लोन को नॉन करेंट लायबिलिटी से करेंट लायबिलिटी में शिफ्ट कर देना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट पे तो प्रेशर पड़ेगा ना। कोई चीज करंट लायबिलिटी है, हमें जल्दी पे करना है, तो आपकी सॉल्वेंसी पे खतरा पैदा कर सकती है ना। नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी अगर बहुत भारी हो जाता है तो वो कंपनी के लिए अच्छा माना नहीं जाता है। तो सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूं कि इंड एस बोलता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है और हमसे कोई कंडीशन में ब्रीच हुआ और वो लोन रीपेएबल ऑन डिमांड हो गया, अब मेन स्टोरी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में बिफोर द अप्रूवल ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी 16 जून के पहले हमने उस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ठीक कर दिया और बैंक से, जिसका लोन था, बैंक से ये परमिशन ले लिया कि भाई इट इज नो लॉन्गर रीपेएबल ऑन डिमांड। माने बैलेंस शीट के अप्रूवल के पहले हमने सिचुएशन को मैनेज कर दिया, तो हम करेंट ईयर में इसको करेंट लायबिलिटी नहीं दिखाएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी से ही कंटिन्यू करवा देंगे। तो सर बच गए, मतलब ट्रू, बचाने के लिए ही ये पैराग्राफ लाया गया। गॉट इट? तो अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है, हमसे कोई कंडीशन में ब्रीच हुआ, लोन रीपेएबल ऑन डिमांड हो गया, जिसके कारण वो करेंट लायबिलिटी बन गया, लेकिन अगर मैंने नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले, नेक्स्ट ईयर में 16 जून के पहले बैंक से ये परमिशन लेवा लिया कि भाई ये नो लॉन्गर रीपेएबल ऑन डिमांड है, तो करेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाना नहीं है, नॉन करेंट लायबिलिटी में ही दिखा देंगे। तो सर कार्व आउट क्या हुआ? IFRS जो है ना लंदन वाला, वो बोलता है कि आप भले ठीक करवा लिए अगले साल, पर इस साल तो आपको करेंट लायबिलिटी में ही दिखाना पड़ेगा। हम लोग इंडिया में बोला कि नहीं, हम इसको नॉन करेंट लायबिलिटी में ही दिखाएंगे। आइए बुक में पैराग्राफ नंबर 10 रीड करते हैं। If there is a breach in condition of a long-term loan, which normally makes it a current liability, and the breach is rectified before the approval, and the lender agrees not to make it payable on demand, it will continue to be shown as a non-current liability. This is a carve out. Next paragraph, that is my paragraph number 11. पैराग्राफ नंबर 11 है एडजस्टिंग इवेंट के बारे में। एडजस्टिंग इवेंट आपको मालूम है, हम लोग 22-23 के फिनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद भी मेरे को लगा कि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक को फर्दर डिस्क्लोजर भी करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं मुझे और इन्फॉर्म करेंगे अच्छे से ना पब्लिक को, अगर हम करेंगे तो पब्लिक इस फिनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी। तो क्या हम उसका भी डिस्क्लोजर नोट्स में कर सकते हैं? मोस्ट वेलकम। इंड एस 10 बोलता है करना ही चाहिए। अगर कोई एडिशनल डिस्क्लोजर आपके पास है एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में, सर नॉन एडजस्टिंग को तो डिस्क्लोज करते ही हैं, एडजस्टिंग के बारे में बोल रहा हूं, सर हम तो एडजस्ट कर दिए हैं, उसके बावजूद आपको कुछ और भी बताना है, तो आप वो बात भी नोट्स ऑन अकाउंट्स में आराम से बता सकते हैं।
आई 11 नंबर सिंपल है, 11 नंबर पैरा रीड करता हूं. इफ एन एडजस्टिंग इवेंट विच हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड एंड द मैनेजमेंट फील्स दैट एन एडिशनल डिस्क्लोजर इज नीडेड फॉर द यूजर्स टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड. अब अपना लास्ट पैराग्राफ, इंड एस 10 कंप्लीट हो जाएगा, फिर सम सॉल्यूशन करेंगे. यह पैराग्राफ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश डिविडेंड. सर कहां तो नॉन कैश डिविडेंड पेमेंट होता है? नहीं होता. बट कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको तो रूल तो कम से कम मालूम रहे. ठीक है सर, स्टार्ट करिए. मान लो कोई कंपनी के पास कोई बिल्डिंग है. बिल्डिंग मान लीजिए 70 लाख रुपया का है. 70 लाख रुपया उसका बैलेंस शीट वैल्यू है. कंपनी ने डिसाइड किया वो शेयर होल्डर को इसको डिविडेंड के रूप में दे देगी. कंपनी ने डिसाइड किया वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे देगी. रिकॉर्डिंग कैसे होगा? और जब तक फाइनली शेयर होल्डर को बिल्डिंग दे नहीं देते तब तक बीच बीच में क्या अकाउंटिंग होगा? आइए पूरा बात करते हैं. सबसे पहला डिस्कशन होगा कि जिस दिन डिक्लेयर किए उस दिन क्या होगा. द आंसर इज, आपको याद होगा डिविडेंड का एंट्री होता है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल. याद नहीं है तो कंपनी बैलेंस शीट का चैप्टर निकाल करके देखिएगा. डिविडेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस से दिया जाता है और डिविडेंड एक लायबिलिटी है. ये एंट्री होगा सबसे पहले. सर कितना अमाउंट से? इस बिल्डिंग का फेयर वैल्यू निकलेगा उस अमाउंट से. सर बिल्डिंग बैलेंस शीट में 70 का है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मार्केट प्राइस क्या है बिल्डिंग का? सर मार्केट प्राइस मान लीजिए 130 लाख है, तो 130 लाख पे लिखा जाएगा. ये माना जाएगा हम 130 लाख देना चाहते हैं शेयर होल्डर को. सर बिल्डिंग को क्रेडिट नहीं किया, बिल्डिंग तो चला गया. नहीं गया नहीं, अभी जब जाएगा तब बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे. अभी तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है. ठीक है सर, फिर क्या होगा? फिर मान लीजिए बीच में ईयर एंड आ गया. सर ईयर एंड के पहले अगर बिल्डिंग चला गया तो वो भी बताएंगे. मान लो बीच में ईयर एंड आ गया. चलो सर पहले वो वाला बता दो कि अगर मान लीजिए उसके कुछ दिन बाद ईयर एंड आया ही नहीं और हम डिविडेंड दे दिए, माने बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिए और इसी पे कर दिए, मान लीजिए जो डिविडेंड पेएबल अगला दिन ही दे दिए, तो क्या करेंगे? तब एक एंट्री मारेंगे डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट 130 टू बिल्डिंग 70 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 60. ओ ओके, इजी है ना? लॉजिक भी है कि हमारा तो 70 लाख का बिल्डिंग है, हम 130 लाख दिए तो मेरा बिल्डिंग एक तरह से तो प्रॉफिट हुआ ना, पीएल में जाएगा ना, बिल्डिंग रीमेजर हो रहा ना. तो 130 का डिविडेंड पेएबल खत्म हुआ, 70 लाख का बिल्डिंग खत्म हुआ, 60 लाख का प्रॉफिट पीएल में चला जाएगा. ठीक है. मैं ये नहीं हुआ मान लो मेरे यहां पहले ईयर एंड आ गया, तो सर ईयर एंड में कुछ लफड़ा होगा क्या? भाई डिविडेंड पेएबल तो बैलेंस शीट में जाएगा ना. हाँ सर जाएगा, तो रीमेजर होके जाएगा. क्यों सर? अरे लायबिलिटी है भाई, करंट वैल्यू पे जाना चाहिए. तो सर करंट वैल्यू माने बिल्डिंग का फेयर वैल्यू. ट्रू. तो मान लो बिल्डिंग का मार्केट प्राइस हो गया 142, तो आप बिल्डिंग को माने ये लायबिलिटी को 142 पे रीमेजर करो. दिस डिविडेंड पेएबल बीइंग ए लायबिलिटी नीड्स टू बी रीमेजर्ड. तो सर फिर एक एंट्री मारेंगे, यस, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल 12 लाख रुपया. सर 130 तो लिख चुके थे पर ईयर एंड में तो 142 हो गया ना, तो 12 लाख पे डिविडेंड पेएबल को बढ़ा दो. सर फिर अगला साल, मान लो अगला साल 15 मई को सर और लफड़ा करेंगे. हाँ मान लो ये तो 31 मार्च को हुआ ना, 15 मई को 142 बिकेम 150 एंड देन वी पेड. तो फिर एक एंट्री मारो, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल 8 लाख. अब टोटल डिविडेंड पेएबल आपका 150 हो गया. अब एंट्री मारो डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट 150 टू बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग दे दिए 15 मई को, 15 मई फाइनल बिल्डिंग देने का दिन आ गया, टू बिल्डिंग 70 लाख
टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, जो कि पीएल में जाएगा 80 लाख। इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल आपकी बुक में है, आपको ये कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आओ मैं बुक में दिखाता हूं, पहले इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। When the dividend is declared, it is recorded as a liability by adjusting retained earning, जिसको सरप्लस बोलते हैं, measured at the fair value of the asset. B. At the end of each reporting period and settlement date, the dividend payable will be restated as per the fair value of the asset by adjusting the retained earning. जो मैंने बार बार किया, देखो 130 से जब 142 हुआ तो 12 लाख का लॉस लिखा, फिर और 8 लाख का लिखा, लॉस नहीं मतलब सरप्लस को डेबिट किया, डिविडेंड है बोल करके। On actual settlement, dividend payable and asset are cancelled. The difference between dividend payable and the carrying amount of the asset goes to P&L account. इसका एक छोटा सा एग्जांपल मेरी बुक में है, आइए बुक रीडिंग करते हैं। 24/2 डिविडेंड डिक्लेयर्ड, पीपी कैरिंग अमाउंट 60, फेयर वैल्यू 100 पे लिखेंगे। एंट्री रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, रिटेन्ड अर्निंग को ही सरप्लस बोलते हैं, 100। 31 मार्च पीपी फेयर वैल्यू 10, 10 लाख से लाइबिलिटी बढ़ा दो, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल 10, रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस सेम है। फिर 110 से 106 हो गया, गिरा दो, तो डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट 4 टू रिटेन्ड अर्निंग 4, डिविडेंड पेएबल डेबिट 4 टू रिटेन्ड अर्निंग 4। अब 106 का डिविडेंड पेएबल है और पीपी 60 है, तो डिविडेंड पेएबल डेबिट 106 टू पीपी 60 टू P&L 46। सो विद दिस इंड AS 10 इज ओवर। अब आइए हम लोग इंड AS 10 पे जो क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को ना क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रोवाइड किया है, सो दैट आपको कॉपी में लिखना नहीं पड़े, अपन आंसर डिस्कस कर लें और आंसर को भी रीड कर लें। ये सारे क्वेश्चन आपका जो नया बुक आया है ना, उससे लिया गया है। तो आपके बुक में है, चलो पहले क्वेश्चन निकालो, फिर बैठ के आंसर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद अपने लोग उसको सॉल्यूशन के साथ रीड करके मैच करा लेंगे। एग्जाम में आप इसी बुक से ही आंसर भी पढ़ के जाओगे। आइए चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। बताओ, एक्स लिमिटेड, मैं पढ़ता हूं मेरे साथ पढ़ो एक बार और। एक्स लिमिटेड फाइनलाइज्ड अकाउंट्स ऑन 31/3/2021, दैट इज द ईयर एंडिंग। हाउ एवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर अप्रूव्ड ऑन 25 मई। एन एक्सीडेंट अकर्ड इन द प्रेमाइजेज ऑन 30/5। गुगली बैलेंस शीट अप्रूवल के बाद में इंसिडेंट हुआ है, भले एक्सीडेंट ही है, भले लॉस हुआ है, पर अप्रूवल के बाद हुआ है। एंड प्रॉपर्टीज वर्थ 50 लाख वाज लॉस्ट। विल इट बी कंसीडर्ड एज एन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एज पर द स्कोप ऑफ इंड AS 10। क्या ये ईयर एंडिंग और अप्रूवल डेट के बीच में फॉल करता है? क्या ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, या ये AS 10 इंड AS 10 के अंदर आता ही नहीं है? द आंसर इज ये इंड AS 10 के अंदर आता ही नहीं है।
इंड एस 10 का कंडीशन है बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट के पहले इवेंट होना चाहिए। ये तो अप्रूवल डेट के भी बाद में हुआ। अब हम करेंगे कैसे, कुछ भी करना होगा तो हम एडजस्ट भी कैसे करेंगे, नोट्स में भी कैसे लिखेंगे। मेरा बैलेंस शीट तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है सर, स्टोरी ओवर। अब जो भी कुछ होगा अगला साल में होगा। तो सर बोलें क्या, इसको एडजस्टिंग बोलें कि नॉन एडजस्टिंग बोलें, कि ये बोलें कि दिस इवेंट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ इंड एस 10। यही बोलो लास्ट वाला वर्ड कि दिस इवेंट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ इंड। क्योंकि अगर आप बोलोगे ना एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है तो फिर इंड एस 10 के अंदर इवेंट होगा तभी ना होगा वो चीज। तो आपको बोलना पड़ेगा कि दिस इवेंट cannot be considered as an event after the reporting period as per the scope of Ind AS 10, क्योंकि Ind AS 10 के अंदर आने के लिए event has to take place before the approval of the financial statements. In this case, approval happens on 20 March, event took place on 30 March. Clearly the event has taken place after the date of approval, so the event cannot be considered as an event after the reporting period. आइए आंसर पढ़ते हैं। As per Ind AS 10, events occurring after the end of the reporting period but before the financial statements are approved by the BOD. क्या लिखा? As per Ind AS 10, events occurring after the end of the reporting period but before the financial statements are approved by the BOD are not regarded as per Ind AS 10, events occurring after the end of the reporting period but before the financial statements are approved are only note को काटो रे, are regarded as events after the reporting period. अब आया, since the accident took place after the financial statements are approved, the event should not be treated as event after the reporting. ये ठीक लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन रॉन्ग है, तो ये नोट को हटा दो। एज पर Ind AS 10, events occurring after the end of the reporting period but before the financial statements are approved by the BOD are regarded as events after the reporting period. Since the accident took place after the financial statements are approved, events should not be treated as events after the reporting period. ये नोट wrongly टाइप हो गया है, इस नोट को काट दो, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपना करेक्ट है। 3 नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर। ए लिमिटेड क्लोज, पढ़ो आप लोग एक बार, फिर मैं पढ़ूंगा। आप लोग एक बार पढ़ो तो इलस्ट्रेशन 3 को, फिर मैं आपके साथ पढ़ूंगा। और आप अपना एक व्यू बनाओ कि आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। आइए मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ पढ़िए। ए लिमिटेड क्लोज्ड इट्स अकाउंट्स 31/3/2021। दे वर कंसीडर्ड अप्रूव्ड ऑन 20 मई। द कंपनी वाज इंगेज्ड इन बोरिंग टनल्स फॉर मेट्रो रेलवे। वाइल डूइंग वर्क ऑन 1 जून, फिर से देखिए गूगली, इट हिट एन एक्वीफर एंड एज ए रिजल्ट 18 बिल्डिंग वेयर डैमेज्ड। इट वाज एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। You are required to state with the regions how it would be dealt in the financial statement for the year ended on 31/3/2021. The answer is this event is outside the purview of Ind AS 10. तो हम करेंट ईयर में इसका कुछ नहीं करेंगे, ना तो एडजस्टिंग मानेंगे, ना नॉन एडजस्टिंग मानेंगे, ना बुक्स में डालेंगे, ना नोट्स में डालेंगे। Ind AS 10 के परव्यू के बाहर है। हाँ, अगर डायरेक्टर रिपोर्ट, ध्यान से सुनना, ये एक्स्ट्रा बात है
क्योंकि डायरेक्टर के पास ये स्कोप होता है कि डायरेक्टर रिपोर्ट वो लोग बाद में बनाता है, तो डायरेक्टर रिपोर्ट में इसको लिखना चाहे तो लिखे, बट इंड AS 10 ये बात नहीं बोल रहा है, प्लीज, ये बात मैं बोल रहा हूं। तो सर आपको कौन बोलने बोल रहा है? कोई नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या लिखना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। मैं हूं कुछ कंपनियों का डायरेक्टर, मेरी कंपनियों का, तो हम लोग डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखेंगे ना, डायरेक्टर रिपोर्ट मेरा जुरिस्डिक्शन है, उसमें हम कुछ भी लिखें। तो ज्यादातर केसेस में इस तरह की बातें डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखी जाती हैं जो इंड AS 10 के परव्यू से बाहर है। तो सर हमको क्या लिखना है? आप लिखेंगे ये इंड AS 10 के परव्यू से बाहर है, तो इंड AS 10 के हिसाब से इसमें कुछ नहीं करना है। हां, अगर कंपनी चाहे इस तरह से, हां अगर कंपनी चाहे, डायरेक्टर लोग चाहें तो डायरेक्टर रिपोर्ट में इसका डिस्क्लोजर दे दे, अगर डायरेक्टर रिपोर्ट अभी बना नहीं है तो। आइए पढ़ते हैं। Ind AS 10 defines events after the reporting date are those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved by the board of directors. Correct definition. In this case, the incidence which was expected to push the cost became evident after the date of approval of the accounts. So, this was not an event after the reporting date as per Ind AS 10. Answer complete. However, this may be mentioned in the director's report. ये इंस्टीट्यूट तुम्हारा CMA इंस्टीट्यूट का अपना व्यू है और मेरा भी व्यू यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। पढ़ पढ़, मैं आता हूं।
आइए पढ़ता हूं क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ पढ़ो, आंसर डिस्कस करते हैं। लिखना तो पड़ेगा नहीं बच्चों, सब लिखा हुआ आपके पास सोल्यूशन शीट में। While preparing its final accounts for the year ended 31st March 2021, company made a provision for bad debt of 5% of the total debtors. Fantastic. In the last week of February 2021, a debtor of 20 लाख suffered heavy loss. देखिए पिछला साल में ही डेटर को लॉस हो गया था, डेटर को, एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम इंसॉल्वेंट इन अप्रैल। समझो, कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर द फुल लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी फॉर दैट डेटर इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021? ऑब्वियसली यस। सर बैलेंस शीट अप्रूवल का तो डेट नहीं बताया। हाँ ठीक है, ये मान के चलते हैं कि बैलेंस शीट अप्रूवल, ये तो अप्रैल में इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो अप्रैल या मई में हुआ होगा, तो सर अजम्पशन करके लिख देंगे ना। हाँ वो ठीक है, बट इंपॉर्टेंट इज आपको बोलना है कि क्या कंपनी पूरा लॉस प्रोवाइड करेगी उस डेटर को लेकर के मार्च 21 में ही, जबकि अप्रैल में वो इंसॉल्वेंट हुआ है? आंसर इज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है। कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता था, क्योंकि डेटर का फाइनेंशियल कंडीशन मार्च में ही खराब हो गया था, फरवरी में ही खराब हो गया था, तो मार्च में हमको उसके खराब कंडीशन के बारे में मालूम था, मेरा ये लॉस होने वाला है, ये कंडीशन एग्जिस्ट करता था, तो हम आराम से लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। आइए आंसर पढ़ते हैं। आपका इंस्टीट्यूट सीएमए वाला क्या सोचता है? सर आप क्यों बोलते हैं हमारा, आपका इंस्टीट्यूट नहीं है? नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। एज पर इंड AS 10 फॉर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, इफ circumstances where circumstances were existing on the balance sheet date, adjustment should be made in the accounts. In the given case, circumstances were pre-existing and the event in April only confirms the same. Hence, it is adjusting event. Hence, the company can provide full loss out of the insolvency of the debtor in the final accounts for the year ended on 31/3/2021. So, exactly our view matches with the CMA Institute का view. Next question. पढ़ो, पहले आप पढ़ो, फिर मेरे साथ क्वेश्चन को हम लोग दोनों पढ़ेंगे, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। ये आंसर सब आपकी कॉपी में नहीं, आपके बुक में ही है। हाँ, I. B Limited supplies parts to a car manufacturer in respect of a particular model of car. ठीक है। On the reporting date, B Limited has a high level of inventory, बाप रे, of parts due to low order level. देख लीजिए, ऑर्डर लेवल गिरने लग गया है और इसीलिए हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री हो गई है। After the reporting date, but before the date of approval of the financial statements, the car manufacturer announces that the specific model will no longer be produced. ठीक है, इवेंट बाद में हुआ। There is no alternative market for the inventory. Should be limited, write down the inventory to NRV and adjust the inventory reported on the reporting date. मतलब अल्टीमेटली हमको बाद में ही पता चला कि ये पार्ट्स अब बिक्री नहीं होगा, लेकिन क्या हम इन्वेंट्री का, एनआरवी का, स्टोरी का लॉस
करंट ईयर में ही रिकॉर्ड कर लेंगे? मेरा आंसर है यस, क्योंकि हाई इन्वेंट्री लेवल मेरा बिल्ड होने लग गया था, लो ऑर्डर लेवल पहले से आने लग गया था। तो एज सच अगर बोले ना तो कंडीशन एग्जिस्ट होने लग गया था कि भाई चीजें खराब। ऐसे भी ना एनआरवी के फॉल को लेकर के इंडेस का मोर और लेस व्यू यही है कि पहले से कंडीशन एग्जिस्ट करता ही होगा। बट फिर भी सर अगर एकदम कुछ भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता रहता, सडनली मान ले एक तो अनाउंस हो जाता, तब नहीं करेंट ईयर में लॉस नहीं लिख के अगले साल में लिखते। बट इस केस में आपको करेंट ईयर में लॉस लिख देना चाहिए। आइए सीएमए इंस्टीट्यूट का व्यू पढ़ते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ एनआरवी आर बेस्ड ऑन the most reliable evidence available at the time the estimates are made. These estimates consider fluctuations of the price or cost directly relating to events occurring after the end of the period to the extent that such events confirm conditions existing at the end of the period. This inventory should be written down to NRV. The high inventory level indicated slow demand from the manufacturer. Condition existing. The post balance sheet announcement confirmed the oversupply at year end. Oversupply की जगह overstocking वर्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सिक्स नंबर पढ़ो। चाय तो पिला दे थोड़ा सा। सर कैसा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, आंसर क्या करेंगे हम लोग, क्या करें बताओ। हम थोड़ा सा इंडे सिलेबस में डाला है, ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है। सर आप तो समझा दीजिएगा अच्छे से। हाँ हम समझा देंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए डिस्कस करते हैं। लिखा प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, माने 16 जून के पहले, मेरे एग्जाम्पल वाला 16 जून, बट सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट सी लिमिटेड इन ट्रेडिंग डिफिकल्टीज ऑब्टेन a valuation of its properties for the purpose of providing additional security to its bankers. कंपनी प्रॉब्लम में थी, कंपनी को बैंक को सिक्योरिटी देना था, तो उस चक्कर में कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन कराया। सी लिमिटेड इज ऑल्सो कंसिडरिंग सेलिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज टू जनरेट कैश। कंपनी को रुपया चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी को बेचना भी चाहता है, माने कुल मिलाकर के उसकी प्रॉपर्टी लॉस में है। और ये लॉस कोई आज नहीं हुआ है, कई सालों का लॉस है। द अमाउंट एस्टिमेटेड बाय द वैल्यूअर इज मटीरियली लोअर देन द कैरिंग अमाउंट अट्रीब्यूटेड टू द प्रॉपर्टीज एट द बैलेंस शीट डेट बेस्ड ऑन द लास्ट इंपेयरमेंट रिव्यू कैरिड आउट 3 साल अगो। सर ये इंपेयरमेंट क्या होता है? आपको बताया हुआ इंपेयरमेंट क्या होता है। जब किसी भी एसेट का कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाता है तो उस लॉस को इंपेयरमेंट लॉस बोला जाता है। यही इस एसेट के साथ हुआ। 3 साल के पहले एक बार रिव्यू हुआ था, तो भी ये पता चला था कि भाई कैश फ्लो कम आने वाला है। हाउ शुड बी दिस रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कुल मिलाकर पूछना चाहता है कि लॉस अकाउंट फॉर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये आंसर इज जरूर होना चाहिए। क्योंकि क्लियर कट पता चल रहा है कि भाई हम लोग वैल्यूएशन ठीक है आज करवाए हैं,
लेकिन लॉस कोई आज का नहीं है, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस बहुत साल से गिर रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं। इन द गिवन सिनारियो द वैल्यूएशन प्रोवाइड्स sufficient evidence, देख, sufficient evidence of impairment in value that had occurred prior to the balance sheet date. Thus, an impairment review should be carried out in accordance with Ind AS 36. सर IAS क्यों लिखा है? वो Ind AS, आप IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आप Ind AS 36 लिखेंगे. And a provision to write down the properties should be regarded as an adjusting event with the values attributed to the properties in the balance sheet being adjusted accordingly. कुल मिलाकर के ये इंस्टीट्यूट यही व्यू रखता है कि इस लॉस का अकाउंटिंग करेंट ईयर में हो जाना चाहिए. तो सर पता तो बाद में चला ना, अरे पता बाद में चला, बट कंडीशंस वर एग्जिस्टिंग प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट. प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन को एक दिन में तो गिरा नहीं. कहानी ये हुई कि तुमने वैल्यूएशन बाद में कराया क्योंकि तुमको बैंकर को सिक्योरिटी देना था, बट दैट डजंट मीन कि इंपेयरमेंट आज हुआ है. आइए अगला क्वेश्चन. पढ़िए. The exchange differences arising on the translation of the bank overdraft since the balance sheet date exceeded profit for the period under review due to an adverse movement of foreign exchange rate after the year end. मान लीजिए $1 करोड़ का बैंक को दिया, आपका बैंक से लोन लिए हैं फॉरेन एक्सचेंज का 1 करोड़. ईयर एंड में एक्सचेंज रेट 70 रुपया था, बाद में एक्सचेंज रेट 90 रुपया हो गया, तो आपका लाइबिलिटी 20 करोड़ रुपए से बढ़ गया. आप ईयर एंड में रीमेजर किए 70 करोड़ में, बाद में कुछ एक्सचेंज रेट अनटूवर्ड मूवमेंट किया, तो बढ़ा होगा एक्सचेंज रेट मूवमेंट, फॉरेन ब्रांच में ही पढ़े आप लोग. तो बोलता है कि हाउ शुड दिस बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या इसको एडजस्टिंग इवेंट माने या इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट माने? बहुत क्लियर कट इंड एस 10 इस तरह की चीज को नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानता है. सर कैसे? आप एग्जांपल दीजिए. ये देखिए आपकी बुक में ही है ये वाला. नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एग्जांपल है ए मेजर चेंज इन द फॉरेक्स रेट. अगर बैलेंस शीट डेट में तो नॉर्मली आप फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी को रीमेजर करते ही हो, तो $1 करोड़ को 70 करोड़ रुपए पे तो आप लिख चुके हो. यहां बोलता है 70 से 90 हो गया अप्रैल के मंथ में, ईयर एंड के बाद. उस 20 करोड़ को लिखेंगे क्या? नो, बिकॉज इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट. हां, अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दीजिए नोट्स में, दैट्स ओके, लेकिन एडजस्टिंग नहीं है. आइए इंस्टीट्यूट क्या आंसर देता है पढ़ते हैं. एक्सचेंज रेट चेंजेस आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नॉन एडजस्टिंग पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट सेट आउट इन इंड AS 10. सेम लाइन लिखता है. Although the bank overdraft existing on the balance sheet date, the condition that give rise to loss did not exist on that date. The exchange rate fluctuation occurred after the balance sheet date. Accordingly, in normal circumstances, the effect should not be adjusted in the financial statements. However, if it is material, it should be disclosed by way of note to the financial statements. एकदम exactly हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वही लिखता है इंस्टीट्यूट. अब आइए लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का. अगली क्लास में नया इंड AS कंप्लीट करेंगे. मैंने स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट तो होगा कि नहीं कैसे मालूम. आइए पढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन. पढ़ो पहले आप लोग.
क्लास्टर शेष हुआ अच्छे जाओ। आइए पढ़ते हैं। AIR एविएशन कंपनी लिमिटेड अनाउंस्ड a restructuring program in 2018 which was implemented full in 2019. The workforce was adequately downsized and a number of non-profitable routes were suspended. Kolkata Agartala suspended. Delhi Amritsar suspended. However, in view of the still difficult market environment, the high cost of aviation fuel and continuing declines in the yield profit, the board approved a further package of measures on 31st January 2020 under which regional aircraft fleet will be reduced by at least 15 aircraft. एयरक्राफ्ट भी कम कर देंगे। एयरक्राफ्ट नॉर्मली लीज पे लिया जाता है तो वो लीज कैंसिल करवा करके रिटर्न कर देंगे। दिस एक्शन इज इंटेंडेड टू रिड्यूस the annual cost by 2 crore. The actions will be taken over in the next 15 months. The company is expecting a break even in 2021. Should the company prepare the financial statement on a going concern basis? क्या कंपनी का गोइंग कंसर्न खत्म हो रहा है या कंपनी अभी भी गोइंग कंसर्न में है? क्या लगता है व्यू? मेरा व्यू क्लियर है कि आराम से कंपनी गोइंग कंसर्न है, डाउन साइजिंग कर रहा है, छोटा बना रहा है चीजों को। कंपनी खुद बोल रहा है हम ब्रेक इवन में आ जाएंगे 2021 में, तो क्यों अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाएगा? कंपनी कहीं नहीं बोल रहा है कि माई एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे माई लायबिलिटीज। कंपनी कहीं नहीं बोल रहा है कि हम बर्बाद हो गए हैं। कंपनी बोल रहा है डिफिकल्ट एनवायरनमेंट है, डाउनसाइज करके अपने कॉस्ट को कम करेंगे, ब्रेक इवन में आ जाएंगे, फिर प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। नो, ये गोइंग कंसर्न है, नॉन गोइंग कंसर्न का कोई केस नहीं बनता। आइए पढ़ते हैं। As per Ind AS 10, an entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after the reporting period either that it intends to liquidate the entity or to cease trading or it has no realistic alternative but to do so. Same words जो हमने notes में लिखा है। In the given situation, the company has no plan to discontinue its operation. Rather, it expects to break even in the near future after implementing the additional restructuring package which will be executed in the 15 months time. Consequently, the company should prepare the financial statements on a going concern basis. Should prepare the financial statements, where prepared दरकार नहीं है। Should prepare its financial statements on a going concern basis. तो more or less बच्चों ठीक ही अपना इंड AS 10 ठीक ठाक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ठाक व्यू है हम लोगों का। तो इंड AS 10 अपना कंप्लीट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 इंड AS कंप्लीट कर लिया अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन क्लास। ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन क्लास था, उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन, ये बुक आपके पास होगी। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन का क्लास हमने कंप्लीट किया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिर हमने इन्वेंट्री कंप्लीट किया और आज हमने इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कंप्लीट किया। और 3 इंड AS बचे हैं। इंड AS 19 जो एम्प्लॉय बेनिफिट है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, हल्का फुल्का पढ़ेंगे। फिर इंड AS 33 EPS है, थोड़ा वो भी डिफिकल्ट है। फिर इंड AS 37 प्रोविजंस वाला, ये इजी है। चलो आज की क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।